हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 21 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपकी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उनका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। तो आइए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है हमारा, माफ कीजिए, पहला प्रश्न है हमारा, सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा पर शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए। तो सेबी ने जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा ऐप स्टार्ट किया है, उसका नेम क्या रखा गया है? तो वीरता, सारथी, एकता या फिर ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारथी। अब बात हो रही है यहां पर सेबी की ऐप की। तो नए ऐप का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान और सशक्त बनाने के लिए होगा। ऐप सिक्योरिटीज मार्केट, केवाईसी प्रोसेस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर शिकायत निवारण तंत्र आदि जैसी सूचनाओं को आसानी से एक्सेस करने में हेल्प करेगा। वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है, इसे याद रखिए। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, इसके अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो किसके द्वारा भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है भारत मौसम विज्ञान विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, केंद्र सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हमारा ए यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया है। यह एटलस प्रत्येक भारतीय जिले के लिए शून्य, निम्न, मध्यम, उच्च और बहुत उच्च श्रेणियों के जोखिमों के साथ कई प्रकार की भेद्यता प्रदान करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 3 की। जनवरी 2022 में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के लिए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय MOHUA द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया है? तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया है? 10, 15, 25, 11। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज के पायलट चरण के आवासन और शहरी विकास मंत्रालय में औरंगाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोच्चि, कोहिमा, नागपुर, पुणे, पिपरी चिंटवड, उदयपुर, उज्जैन और विजयवाड़ा हैं। जबकि नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के पायलट चरण के अंतर्गत 10 पुरस्कार विजेता हैं, जिनके नाम बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला, वडोदरा और वारंगल शामिल हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। अब थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जिसको हम SPMRM कहते हैं, को लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। तो इसको भी आप याद रखिए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह SHG उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और लोगो भी लॉन्च किया है, सोन चिरैया के नाम से। भारत के आवासन और शहरी विकास मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस समय हरदीप सिंह जी चल रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 की। तो हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने? तो बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद, अंबाती रायडू या फिर रविंदर जडेजा। तो 4 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्मुक्त चंद। हाल ही में उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए। BCCI ने महिला क्रिकेटर्स को वुमेन्स बिग बैश लीग में खेलने की अनुमति दे रखी है, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पुरुष क्रिकेटरों को बिग बैश में भाग लेने की इजाजत नहीं है। उन्मुक्त चंद इसमें खेले हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट करियर बनाने के लिए
पिछले साल भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसीलिए वो इसको खेल सके हैं। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी होगी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक WESO ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो WESO ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है IMF, FAO, WHO या फिर ILO। तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 17 जनवरी 2022 को अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2022 जारी किए। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर गाय राइडर जी हैं। इसकी स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा की गई थी। 1919 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि पेरिस किस नदी के किनारे पड़ता है, ये बात आपको बतानी है। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। नुसंतारा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया है? नुसंतारा हाल ही में कहाँ की नई राजधानी बनाई गई? दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया। तो 6 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडोनेशिया। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर कैलिमंटन में स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजधानी को नुसंतारा कहा जाएगा। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसमें सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और न्यूगिनी सहित 17,000 से भी अधिक द्वीप पड़ते हैं, इसीलिए इसको सबसे बड़ा द्वीप समूह कहा जाता है। जोको विडोडो इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। जकार्ता वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी चल रही है। भारत इंडोनेशिया से सुमात्रा द्वीप से अलग होता है, जो कि ग्रेट चैनल के द्वारा अलग किया जाता है हमारे कार निकोबार से। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया? उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जापान या फिर सऊदी अरब। 7 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। जाहिर सी बात है, मेड इन अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये बात आपको दोस्तों याद रखनी होगी। हाँ जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं, ये अफ्रीका का मैप है। ये छोटा सा जो कोना है यहाँ पे, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं और कितने देश आते हैं। बात कर रहे हैं सवाल नंबर 8 की। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनीत अग्रवाल, शशि शेखर वेम्पति, संजय अग्रवाल या फिर शशांक गोयल। तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शशांक गोयल। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। किस देश की रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संघ की संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है? इस बात को याद रखिए। तो रॉबर्टा मेट्सोला किस यूरोपीय संघ की संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है? सैन मैरिनो, एस्टोनिया, मोनाको या फिर माल्टा। तो 9 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माल्टा। अब आइए, तो यूरोपीय संघ के सांसदों ने रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद का नेतृत्व करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना है। यूरोपीय संघ संसद की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में पड़ता है। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1952 यूरोप में की गई थी। संसद में 705 सदस्य हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब की गई थी और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो किसने जनवरी 2022 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD का पहला द्विमासिक न्यूज़लेटर लॉन्च किया है? तो द्विमासिक न्यूज़लेटर किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब आइए देख लेते हैं। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सेक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की, जिसे एल्डर लाइन कहा गया। इसका टोल फ्री नंबर 14567 है। तो ये सारी जानकारी भी आपको अपने पास रखनी होगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत किस मंत्रालय ने 26वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो 11 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी आदि विषयों को शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में इसका मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिए। अब बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की। तो किस राज्य सरकार ने ABB FIA फॉर्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए फॉर्मूला E के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने फॉर्मूला E के लिए हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना। तो इस बात को आप याद रखिए। तेलंगाना सरकार ने फॉर्मूला E के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ABB FIA फॉर्मूला E विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए कैंडिडेट होस्ट सिटी बनने के लिए LOL पर हस्ताक्षर किए हैं और हैदराबाद में 1 साल के भीतर पहली रेस का आयोजन किया जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 12 महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन जो बन सकते थे आज की डेट से। हम मुलाकात करेंगे नए तारीख में नई करंट अफेयर्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको इससे कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।